तो अब हम शुरू करते हैं गाउट एंड गाउटी आर्थराइटिस। तो उसमें होता है क्या, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है यूरेट्स का, जिसकी वजह से ट्रांजिएंट अटैक होते हैं तेरे एक्यूट आर्थराइटिस के, है ना। जब ये रेगुलर होने लगते हैं तो क्रोनिक गाउट आर्थराइटिस बन जाता है। और जब क्रोनिक गाउट आर्थराइटिस बनता है तो उसमें हम टोपी की अपीयरेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये टोपी होता क्या है, टोपी लार्ज एग्रीगेशन होता है दो चीज़ों का, इन्फ्लामेटरी सेल्स का, साथ साथ में यूरेट क्रिस्टल्स का, ठीक है। अब गाउट को हम दो क्लासेस में बांटते हैं, प्राइमरी गाउट और सेकेंडरी गाउट, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस क्या होता है, बेसिक पैथोजेनेसिस ऑफ गाउटी आर्थराइटिस की हाइपर यूरेसीमिया हो जाता है। हाइपर यूरेसीमिया कितना हाइपर, कि मोर देन 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, हो जाए तो गाउट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। बट ये हमेशा मतलब ट्रू नहीं रहता है, कभी कभी हाइपो यूरेसीमिया में भी गाउट दिख जाता है, ठीक है। अब ईटियोलॉजी पढ़ते हैं कि किसे किसे गाउट होता है। तो प्राइमरी गाउट और सेकेंडरी गाउट। प्राइमरी गाउट ज़्यादा लोगों को होता है, 90% केसेस प्राइमरी गाउट के देखे जाते हैं और 10% केसेस हमारे सेकेंडरी गाउट के देखे जाते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी गाउट पढ़ते हैं। तो प्राइमरी गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। अब देख, 3 वजह से यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन हो सकता है। या तो डाइट में तू ज़्यादा ले रहा हो, ठीक है, या तो तू अननोन एंजाइम डिफेक्ट हो गया हो, जो कि 80 से 90% केसेस में यही देखा जाता है। या नॉन एंजाइम डिफेक्ट, नॉन एंजाइम मतलब जिसे हम जानते हो एंजाइम, जैसे कौन सा एंजाइम, पार्शियल डिफेक्ट हो जाए तेरा किस में, मतलब पार्शियल डेफिशिएंसी हो जाए किसकी, HGPRT की, ठीक है, ये वाली बात है। अब क्या होता है, साथ साथ में ये तो क्या, ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। अब रिड्यूस्ड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड विद नॉर्मल प्रोडक्शन, ठीक है, कि यूरिक एसिड कम निकल रहा है पर नॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है तो भी यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्राइमरी गाउट हो सकता है। सेकेंडरी गाउट में बताया था कि 10% केसेस में होता है, इसमें भी ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड होता है, साथ साथ में इसका यूरिनरी एक्सक्रीशन भी बढ़ता है, ठीक है। अब 2 वजह से ये चीज़ें होती हैं, या तो तेरा न्यूक्लिक एसिड का टर्नओवर बढ़ जाए, ठीक है। अब ये न्यूक्लिक एसिड का टर्नओवर बढ़ेगा कैसे, ल्यूकेमिया में बढ़ जाता है, ठीक है, या अदर न्यूप्लाज्म में बढ़ जाता है, मतलब कैंसर्स में बढ़ जाता है, ठीक है। या कोई इनबॉर्न एरर हो मेटाबॉलिज्म में, जैसे कि कंप्लीट HGPRT की डेफिशिएंसी हो। अब मान ली पार्शियल HGPRT की डेफिशिएंसी तो हमें प्राइमरी गाउट हो रहा था, और कंप्लीट HGPRT की डेफिशिएंसी है तो हमें सेकेंडरी गाउट होता है, ठीक है। इसमें भी सेकंड पॉइंट सेम है कि हमारा एक्सक्रीशन यूरिक एसिड का कम हो जाए और नॉर्मल प्रोडक्शन वही रहे, तो इसमें क्या होता है, क्रोनिक रीनल डिसीज हो जाती है, तो इसकी वजह से सेकेंडरी गाउट होता है, ठीक है। और क्या क्या फैक्टर होते हैं जो मतलब गाउट को कर सकते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ फॉर गाउट, ठीक है। तो एज है इंडिविजुअल की, उसे देखा जाता है, और एज के साथ साथ देखा जाता है कि कब से तुम्हें हाइपर यूरेसीमिया है, ठीक है। अब मान ले किसी पर्सन को 20 से 30 साल तक हाइपर यूरेसीमिया था, तो उसको गाउट रेयरली देखा जाता है, मतलब 20 से 30 साल की उम्र वाले बंदे को अगर हाइपर यूरेसीमिया है तो गाउट रेयरली देखा जाता है। तो बोला गया है गाउट रेयरली अपीयर्स बिफोर 20 to 30 ईयर ऑफ हाइपर यूरेसीमिया, ठीक है। दूसरा फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। अब ये वाली बात तो सबको पता है कि एबनॉर्मेलिटी होती है HGPRT जीन में, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, एक्स लिंक्ड रहती है, ठीक है। तो लिखा है इन एडिशन टू द वेल डिफाइंड एक्स लिंक्ड एबनॉर्मेलिटीज ऑफ HGPRT, जो प्राइमरी गाउट होता है ना, वो फॉलो करा जाता है मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस एंड रन्स इन फैमिली, मतलब किसी को गाउट है फैमिली में तो उसको अगली उसकी जनरेशन को हो सकता है, तो यही वाली बात लिखी हुई है। साथ साथ में मतलब किसी गाउट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है जो अल्कोहल का हैवी कंजप्शन करता हो, ठीक है, उसको गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है। अब मान लीजिए जो मोटे पर्सन रहते हैं, मतलब जिनमें ओबेसिटी इंक्रीज रहती है, उनमें रिस्क ज़्यादा रहता है कि एसिम्टोमेटिक गाउट का। एसिम्टोमेटिक गाउट मतलब कि सिम्टम्स नहीं दिखाएगा बट गाउट होगा उसे, ठीक है। अब मान ले कोई ड्रग्स लेता है जैसे कि थायाजाइड्स, है ना, उसमें क्या हो जाता है, थायाजाइड्स करती क्या है कि डिक्रीज कर देती है एक्सक्रीशन हमारे यूरेट का, जिसकी वजह से गाउट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। साथ में लेड पॉइजनिंग इंक्रीज कर देती है पॉसिबिलिटी गाउट होने की। तो क्या लिखा है, लेड टॉक्सिसिटी इंक्रीज द टेंडेंसी टू डेवलप सैटुराइन गाउट, ठीक है। तो ये सैटुराइन गाउट कुछ नहीं होता है, बस ये जब लेड की टॉक्सिसिटी हो जाती है उस वाले गाउट को हम सैटुराइन गाउट बोल देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी पे। तो एक्यूट आर्थराइटिस होता है और एक होता है क्रोनिक टोफोसियस आर्थराइटिस, क्योंकि क्रोनिक में मैंने बताया था कि उसमें टोफी का वो दिखने लग जाता है, अपीयरेंस दिखने लग जाता है। सबसे पहले हम एक्यूट आर्थराइटिस पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि डेंस न्यूक्लियोफिलिक इनफिल्ट्रेट परमिएट्स द साइनोवियल एंड साइनोवियल फ्लूइड।
तो कह रहा है कि हमारे पास डेंस न्यूट्रोफिल्स आए जो कहाँ घुस गए, जाके साइनोवियल और साइनोवियल फ्लूइड में घुस गए। साथ में जो न्यूट्रोफिल्स था उनके साइटोप्लाज्म में MSU क्रिस्टल्स घुस जाते हैं, है ना, और साथ में उसके साइनोवियल में घुस जाते हैं। तो क्या लिखा है, MSU क्रिस्टल्स आर इन साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड इन साइनोवियम। अब ये MSU क्रिस्टल जो रहते हैं, MSU क्रिस्टल्स की फुल फॉर्म क्या होती है, मोनोसोडियम यूरेट। तो ये कैसे रहते हैं, लॉन्ग रहते हैं, सिलेंडर रहते हैं, निडल शेप रहते हैं और नेगेटिवली बायर फ्रिग्रेंट रहते हैं। तो इस साइनोविल को क्या कर देते हैं, इडीमेटस कर देते हैं, मतलब इडीमा वाली साइनोविल कर देते हैं, और कंजेस्टेड विद इन्फ्लामेटरी सेल्स। तो इन्फ्लामेटरी सेल्स इनमें बड़े रहते हैं, किसमें, एक्यूट आर्थराइटिस में। तो क्या क्या हुआ कि न्यूट्रोफिल तेरे घुस गए जाके साइनोविल फ्लूइड में, न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट हो गए थे, MSU क्रिस्टल। MSU क्रिस्टल्स की फिर मैंने बता दिया कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल निडल शेप, नेगेटिवली फ्रिग्रेंट रहते हैं। साथ साथ में साइनोविल को कैसे बना देते हैं, एडिमा वाले बना देते हैं और भर देते हैं इन्फ्लामेटरी सेल से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्रोनिक टोफोसियस आर्थराइटिस। ठीक है, तो क्या होता है इसमें रिपीटेटिव प्रेसिपिटेशन होता है तेरा यूरिक एसिड्स का, मतलब यूरिक क्रिस्टल्स का। यूरिक क्रिस्टल्स को हम बोलते हैं यूरेट्स। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आर्टिकुलर सरफेस में घुस जाते हैं, हैवली इनक्रस्ट द आर्टिकुलर सरफेस। ठीक है, एंड फॉर्म विजिबल डिपॉजिट इन साइनोविल। तो दिखता है हमें साइनोविल में डिपोजिशन इसका यूरेट्स का। ठीक है, अब जो साइनोवियल है वो कैसी बन जाती है, इसमें हाइपरप्लास्टिक हो जाती है, फिब्रोटिक हो जाती है, साथ साथ में इन्फ्लामेटरी सेल से भर जाती है। ठीक है, इसमें पानस भी बन जाता है हमारा। साथ साथ में जो हमारा ये रहता है ना, सीवियर केसेस में क्या क्या होता है, फाइब्रस और बोनी एनक्लायोसिस हो जाता है, मतलब स्टिफिंग हो जाती है और इमोबिलिटी हो जाती है हमारे इसकी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं टोफ़ी देख क्या होता है। मैंने बताया था ना कि एग्रीगेशन हो जाता है तेरा इन्फ्लामेटरी सेल्स का और तेरा यूरेट की क्रिस्टल्स का, तो उसे हम टोफ़ी बोलते थे। तो ये पैथोजेनोमिक हॉलमार्क रहता है गाउट का, मतलब गाउट की बीमारी में ये तो होगा ही होगा। ठीक है, अब देखिए बना किसका होता है ये, तो यूरेट के क्रिस्टल्स रहते हैं, उनके आसपास इंटेंस इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हो जाती हैं। किन किन चीज़ों की, मैक्रोफेजिस की, लिम्फोसाइट्स की और तेरे फॉरेन बॉडी जाइंट सेल्स की हो जाती है। ठीक है, तो ये जो एग्रीगेशन बनती है ना सब चीज़ की, मतलब एग्रीगेशन अराउंड यूरेट क्रिस्टल्स ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स और फॉरेन बॉडी जाइंट्स, इनको हम टोफ़ी बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो इन्फ्लामेटरी सेल्स रहते हैं ना, ये कम्प्लीटली या फिर पार्शली इनगल्फ मासेस रहते हैं क्रिस्टल्स के। और ये जो टोफ़ी रहती हैं ये कहाँ प्रेजेंट रहती हैं, कार्टिलेजेस ऑफ जॉइंट्स पे प्रेजेंट रहती हैं, या फिर तेरा पेरी आर्टिकुलर लिगामेंट्स या टेंडन्स या सॉफ्ट टिश्यू, मतलब कहाँ कहाँ, कार्टिलेज ऑफ जॉइंट्स, आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ जॉइंट्स, पेरी आर्टिकुलर लिगामेंट, टेंडन्स और सॉफ्ट टिश्यू में। ठीक है, जैसे कि ओलिक्रेनोन हो गया, पटेलर बर्सा हो गई, ठीक है, और ईयर लोब्स हो गया, ये वाली जगह पे मिल जाता है हमें क्या, टोफ़ी। अब आ जाते हैं गाउट्री नेफ्रोपैथी पे। ठीक है, गाउट्री नेफ्रोपैथी देख क्या होती है, नेफ्रो आ रहा है तो मतलब किडनी टाइप होगा। तो MSU के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं तेरे रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। ठीक है, कहाँ पे डिपॉजिट हुए, रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स फॉर्मिंग टोफ़ी बना लेते हैं, या तो इंट्रा ट्यूबुलर प्रेसिपिटेशन हो सकती है, या फिर तेरे फ्री यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, गाउटी नेफ्रोपैथी में प्रोडक्शन हो जाता है यूरिक एसिड का। ठीक है, साथ साथ में रीनल स्टोन्स भी बन सकते हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं हम, किसके क्लिनिकल फीचर्स देख रहे हैं हम, गाउट के। तो इसमें क्या होता है, एसिम्टोमेटिक हाइपर यूरेसीमिया हो जाता है, मतलब यूरिक एसिड का इंक्रीज हो जाता है और वो एसिम्टोमेटिक रहता है। एक्यूट आर्थराइटिस में क्या क्या होता है, जॉइंट पेन होता है और हाइपरेमिया हो जाता है, मतलब क्या होता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो हो जाता है एक्यूट आर्थराइटिस में। साथ में वार्म आती है और टेंडरनेस आ जाती है और माइल्ड फीवर हो जाता है। ठीक है, तो एसिम्टोमेटिक हाइपर यूरेसीमिया, एक्यूट आर्थराइटिस में चार चीज़ होती है, जॉइंट पेन होता है, हाइपरेमिया हो जाता है, साथ में जहाँ पे जॉइंट पेन होता है वहाँ पे वार्म और माइल्ड फीवर टाइप फील हो जाता है। ठीक है, अब अनट्रीटेड केसेस में क्या होता है कि एक पीरियड आता है जिसमें मैं क्या बोलता हूँ, एसिम्टोमेटिक इंटरक्रिटिकल पीरियड। वहाँ पे क्या होता है कि कंप्लीट रेजोल्यूशन टाइप हो जाता है, मतलब कोई भी उसे वो नहीं दिखता है, सिम्टम नहीं दिखता है गाउट का, पर वो चलती रहती है सिचुएशन, उसके बाद रिकरेंस हो जाता है और देन तुम्हारा क्रोनिक टोफोसिस गाउट बन जाता है। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं इसकी, कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, रीनल मैनिफेस्टेशन मतलब किडनी से रिलेटेड, और फाइनल डेथ हो जाती है। तो कार्डियोवैस्कुलर में क्या क्या होता है, तेरा हाइपरटेंशन हो जाता है, साथ में
एथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाता है। एथ्रोस्क्लेरोसिस क्या होता है तुम्हारा, जब तेरे आर्टेरियल वॉल्स तेरी थिक हो जाती है तो उसे हम एथ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। क्यों हो जाती है, क्योंकि उसमें प्लेग जम जाता है, ठीक है। रीनल मैनिफेस्टेशन में क्या देखते हैं, रीनल स्टोन्स बन सकते हैं, रीनल फेलियर हो सकता है और लास्ट में डेथ हो जाती है। अब देखते हैं हम पैथोजेनेसिस ऑफ गाउट। तो क्या होता है, सबसे पहले होता है हाइपर यूरेसीमिया। हाइपर यूरेसीमिया के बाद प्रेसिपिटेशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल इन जॉइंट्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था यही तो होता है। अगर शुरुआत में देखते हैं हम, ठीक है, तो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल इन जॉइंट्स हो गया। अब देख दो चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहली बात, एक तरफ तो होगी एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट और काइनिन सिस्टम, ठीक है। साथ में उसकी वजह से क्या होगा, तेरा न्यूट्रोफिल जो रहते हैं उनका कीमोटैक्सिस हो जाता है, मतलब मूवमेंट हो जाता है इन सेल्स का, मतलब न्यूट्रोफिल्स के सेल्स का केमिकल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में। ये क्या करते हैं फैगोसाइटोस कर देते हैं क्रिस्टल्स को, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो लाइसिस हो जाते हैं, क्योंकि फैगोसाइटोस कर लिए हैं। अब जब ये लाइसिस हो जाते हैं तो इनका रिलीज ऑफ क्रिस्टल्स हो जाता है वापस से, ठीक है, और ये साइकिल चलती रहती है। साथ में जो तेरे लाइसिस हुआ था न्यूट्रोफिल्स का, उसकी वजह से क्या निकलते हैं, तेरे लाइसोसोमल एंजाइम निकलते हैं। अभी जो लाइसोसोमल एंजाइम रहते हैं ना, ये तेरे टिश्यू इंजरी और इन्फ्लामेशन को कॉज करते हैं, ठीक है। अब जो मैंने बताया था ना कि फैगोसाइटोसिस होता है तेरा क्रिस्टल्स का न्यूट्रोफिल्स के द्वारा, वो भी एक चीज़ निकालता है, वो निकालता है तेरे LTB4 प्रोस्टाग्लैंडिन्स और फ्री रेडिकल्स, ठीक है। LTB4 प्रोस्टाग्लैंडिन्स और तेरे तेरे फ्री रेडिकल्स, तो ये तीनों चीज़ भी तेरे टिश्यू इंजरी और इन्फ्लामेशन को कॉज करते हैं। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, फैगोसाइटोसिस करा जाता है मैक्रोफेजिस के द्वारा, ठीक है। मैक्रोफेजिस जब फैगोसाइटोसिस करते हैं तो वो क्या रिलीज़ करते हैं, वो निकालते हैं इंटरल्यूकिन 1 बीटा, ठीक है, और अदर साइटोकाइंस, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाली चीज़ें क्या रिलीज़ करती हैं, प्रोटीएसिस एंजाइम को रिलीज़ करती हैं, जिसकी वजह से टिश्यू इंजरी और इन्फ्लामेशन होता है, समझा। तो हाइपर यूरेसीमिया हुआ, उसकी वजह से तेरे प्रेसिपिटेशन हो गया तेरे यूरेट क्रिस्टल्स का। उन्होंने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया तेरे कॉम्प्लीमेंट और काइनिन सिस्टम को। कॉम्प्लीमेंट और काइनिन सिस्टम जब एक्टिवेट हुआ तो न्यूट्रोफिल का कीमोटैक्सिस शुरू हो गया। अब जब तेरा न्यूट्रोफिल का कीमोटैक्सिस शुरू हो गया तो उन्होंने क्या करा, फैगोसाइटोस कर दिया तेरे क्रिस्टल्स को। अब ये जो न्यूट्रोफिल्स ने फैगोसाइटोस करा था उनका लाइसिस होता है, ठीक है। लाइसिस से क्या होता है, तेरा रिलीज ऑफ यूरेट क्रिस्टल्स फिर से हो जाता है, ठीक है। लाइसिस वाले न्यूट्रोफिल्स लाइसोसोम एंजाइम निकालते हैं, जिसकी वजह से टिश्यू इंजरी और तेरा इन्फ्लेमेशन होता है। अब जब ये न्यूट्रोफिल तेरे फैगोसाइटोस करते हैं क्रिस्टल्स को, तो वो भी तीन चीज़ निकालते हैं, LTB4 निकालते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और फ्री रेडिकल्स निकालते हैं, ठीक है। साथ में एक और चीज़ होती है कि जब यूरेट क्रिस्टल्स को फैगोसाइटोस किया जाता है मैक्रोफेजेस के द्वारा, तो वो भी दो चीज़ निकालता है, इंटरल्यूकिन 1 बीटा और अदर कीमोकाइंस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या रिलीज़ हो जाता है, तुम्हारा प्रोटीएस रिलीज हो जाता है, और जिसकी वजह से टिश्यू इंजरी और इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है।